हे गाइस, वेलकम बैक टू द सी प्रोग्रामिंग सीरीज ऑफ कोडिंग शटल। दिस इज़ अनमोल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार एरेस की। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि एरेस क्या होते हैं, क्यों हम उन्हें प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, और फिर देखिए उनको उनके अंदर इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, उनके अंदर इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन होगा सम ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, और उसके बाद होगा फाइंडिंग मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। तो सबसे पहले जो एक काफ़ी बेसिक सी बात है कि एरेस होते क्या हैं, भैया हमें एरेस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और क्यों हमें इसको सी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए उससे सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यार देखो, अगर जैसे समझ लो आपको एक एलिमेंट सेव करना था। ठीक है, आपको आपने एक वेरिएबल बनाया और आपने एक नंबर सेव करना था ए, बेसिकली 7 वो नंबर था, और आपने उसको एक वेरिएबल कॉल्ड ए में सेव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम काफ़ी कर चुके हैं। लेट्स से आपको दो और नंबर सेव करने। ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, फिर हम बी और सी दो वेरिएबल ले लेंगे, है ना। एम बी 8 ले लिया और लेट्स से वो तीसरा नंबर था वो 12 था, तो वो ऐसे हुआ। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हमने यूज़ कर लिए ए बी सी, और 3 नंबर्स को वो स्टोर कर। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपको इसी प्रोग्राम में लेट्स से 100 नंबर सेव करने, आपको लेट्स से 1000 नंबर सेव करने, फिर कैसे करोगे। एक ऑप्शन अभी भी ये है कि आप 100 वेरिएबल्स, आप 1000 वेरिएबल्स बनाओ, बट दो सबसे बेसिक प्रॉब्लम इसमें जो आने वाली है वो ये, सबसे पहले आप वो नेम क्या क्या नाम रखने वाले हो, चलो आप रख दोगे, बट कैसे आप उसको ट्रैक करोगे। लेट्स से आपको कोई एक वेरिएबल यूज़ करना है, आपको कुछ भी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट यूज़ करना है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। आप 1000 वेरिएबल्स अगर डिफाइन कर रहे हो एक प्रोग्राम में, तो सबसे पहले तो 1000 लाइन्स ऑफ कोड या जितना भी आप लाइन्स ऑफ कोड यूज़ करोगे वो, उसके बाद आपको उसको यूज़ कैसे करोगे, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एरेज का सिंपल सबसे सॉर्टेड मतलब यही है कि एरेज बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेव करने के काम आता है। ठीक है, क्या बेसिक डेफिनेशन है? बेसिक डेफिनेशन ये है कि आई विल बी यूजिंग एरेज या यू विल बी यूजिंग एरेज टू सेव या स्टोर, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दोबारा बताऊं तो एक तरीके के एलिमेंट्स को सेव करने के लिए अगर मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो है मेरे एरेस। ठीक है, तो यूज़ केस तो अब आपको शायद क्लियर हो ही गया होगा कि कभी भी अगर मुझे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा डेटा आइटम्स एक जगह सेव करने, तो मैं एरेस को यूज़ कर सकता हूँ। अब एक कंडीशन इसके साथ ये आती है कि आप सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही सेव कर पाओगे। इसका मतलब क्या कि सेम टाइप का मतलब है सेम डेटा टाइप। ठीक है, सेम डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स ही आप एक साथ सेव कर पाओगे। मतलब कि भैया क्या हम इंटीजर्स को फ्लोट के साथ सेव कर सकते हैं? नहीं, आप इंटीजर्स को सेव कर लो। ठीक है, आप एक से ज़्यादा इंटीजर्स को सेव कर सकते हो, आप 1000 इंटीजर्स को सेव कर लो, बट वो एक एरे में किसी और डेटा टाइप के साथ, जैसे लेट्स से फ्लोट के साथ या कैरेक्टर के साथ सेव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में हमें, ये सी प्लस प्लस की भी बात करें तो उसमें हम एक कैटेगरी, एक टाइप के डेटा एलिमेंट्स को ही एक एरे में सेव कर पाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्लोट या कैर को सेव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरा एरे बनाना पड़ेगा। मतलब आप फ्लोट का एरे बनाओगे जिसमें आप फ्लोटिंग नंबर सेव कर रहे होगे, आप कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे बनाओगे जिसमें आप कैरेक्टर सेव करोगे, बट इंटीजर्स, कैरेक्टर्स या एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स को आप एक एरे में सेव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल शॉर्टेड तरीका है इसका। एरेज बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर जो एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेव करने के काम आने वाला है, और वो एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के हो। ठीक है, सो आई होप इसके साथ आपको एरेज की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि क्या एरेज काम करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े और देखिए कि कैसे हम उसको प्रोग्रामिंग में, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले देखो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। तो देखो, मैं एरेज पढ़ा रहा हूँ, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो हमने ऑलरेडी इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में वीडियोस कर लिए हैं, अगर हमने वेरिएबल्स की बात करूँ तो वेरिएबल्स कर लिए, तो मैं एरेज को मैक्सिमम रिलेट करने का ट्राई करूँगा। और प्रोग्रामिंग में ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है, क्योंकि अभी आप सी पढ़ रहे हो, आप थोड़े टाइम बाद लेट्स से सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हो, तो काफ़ी एक बहुत बड़ा सिलेबस, एक बहुत बड़ा कोर्स हो जाता है। तो कैसे आप याद करोगे, है ना। आप आज सी पढ़ रहे हो, कल भूल जाओगे, कल सी प्लस प्लस पढ़ोगे, फिर सी याद नहीं रहेगी, लेट्स से पाइथन पढ़ रहे हो, फिर सी प्लस प्लस भूल जा रहे हो। तो इसका एक ही तरीका है, एक तो ऑब्वियसली है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप चीज़ों को रिलेट करना सीखो, आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करो। मतलब ऐसे देखो कि एरेज और वेरिएबल्स में क्या कॉमन है।
मैं एरेज क्यों यूज़ करता हूँ। अगर आप ये इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, डायरेक्टली जाओगे कि ठीक है ऐसे में एक एरे को इनिशियलाइज़ करता हूँ, ऐसे में एरे में वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो आज नहीं तो कल, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको वो चीज़ें याद तो नहीं होंगी, बट उनका सेंस भी नहीं बनेगा। मतलब अगर एक बार आप रिविजन भी कर लोगे तो भी आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसका सेंस क्या था, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यार प्रोग्रामिंग में। पर्सनली मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, मैं चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने का ट्राई करता हूँ या पढ़ाने का भी ट्राई करता हूँ, जिससे मेरे दिमाग में वो चीज़ रहे। और जो एक बेसिक चीज़ हम इस पूरे कोर्स में फॉलो कर रहे हैं कि बेसिक इंट्यूशन, बेसिक यूज़ उसका क्लियर होना चाहिए कि क्यों और कहाँ पे एरेज यूज़ होगा। जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत लगी वहाँ पे दिमाग में आ जाएगा क्यों, और कहाँ पे लूप्स यूज़ होगी वो भी हमने देखी थी। तो ऐसे करके आप, ये मैं एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे करके पढ़ो, ठीक है। तो बात करते हैं कि कैसे मैं एक एरे को इनिशियलाइज़ करता हूँ अपनी सी प्रोग्रामिंग में। तो याद करो मैं एक वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज़ करता था। जैसे मैं इनिशियलाइजेशन वर्ड बोलूँ ना, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों या कैसे हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो जैसे हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो int = 7, इसमें मैं एक वेरिएबल जिसका नाम था a उसको इनिशियलाइज़ कर रहा था, ये उसका डेटा टाइप था और ये वो वैल्यू थी, ठीक है। काफ़ी सिमिलर तरीका होता है एरेज के लिए भी। वो क्या होता है उसको देखते हैं। मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ क्या कैसे हम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा मेरे एरे का। अब देखो एरे का सिर्फ एक डेटा टाइप होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एरे मतलब एक स्ट्रक्चर जिसमें मैं इंटीजर सेव कर रहा हूँ तो उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एरे है जिसमें मैं डेसिमल नंबर सेव कर रहा हूँ तो उसका डेटा टाइप फ्लोट होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरे एरे का एक डेटा टाइप होगा। तो लेट्स से मुझे इंटीजर नंबर सेव करने तो उसका इंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ डेटा टाइप, जैसे वेरिएबल में लिखता था। उसके बाद लिखूँगा नेम ऑफ द एरे, ठीक है। एक एरे एक पूरी यूनिट होगी, उस एक यूनिट में आप वेरियस आइटम, वेरियस डेटा आइटम सेव कर रहे हो, ठीक है। अभी तक हमने एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर किए, अब हम एक चीज़ में, एक स्ट्रक्चर में, एक एरे में ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ आइटम सेव करने का ट्राई करें, ठीक है। तो डेटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले, फिर लिखते हैं नेम, ठीक है। उसके बाद अब देखो सबसे पहले एक बेसिक तरीका देखते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या मॉडिफिकेशन भी है हमारे पास। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ध्यान से देखना। इसके अंदर एक वैल्यू आती है जो होती है साइज, विच इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ऐप। मैं बोल रहा हूँ एरे एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर मैं इसको और डेप्थ में इसकी बात करूँ तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, भैया इसका मतलब क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यार इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये डेटा तो सेव करेगा, पर कैसे सेव करता है, ये कंटिन्यूस मैनर में डेटा सेव करता है, ठीक है। लेट्स से जब मैं मेमोरी के टर्म्स में बात करूँ यहाँ पे, लेट्स से ये आपकी मेमोरी थी, ठीक है। इसको थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ एक एरे है ऑफ साइज 3, तो मुझे नहीं पता कंपाइलर ने कहाँ पे एलोकेट किया होगा, पर जहाँ पे भी क्या होगा वो कंटिन्यूस 3 ब्लॉक उसने दिए हुए। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक ब्लॉक दिया और उसमें पूरा एरे बनाने, नहीं। एक ब्लॉक अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 4 बाइट का है और मुझे 3 इंटीजर सेव करने थे, मतलब 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, तो वो 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी मेरी कंटिन्यूस मैनर, कंटिन्यूस ब्लॉक्स में आएगी अगर मैं एरे यूज़ करता हूँ। तो एरे इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और वो ऐसे करके मेमोरी में इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है, जो मैं इनिशियली एक साइज़ देता हूँ अपने एरे को कि मेरे एरे में 10, 20, 1000, 2000 जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो साइज़ में यहाँ पे प्रोवाइड कर, ठीक है। ये बेसिकली एक एरे का डिक्लेरेशन है। अब इसके बाद इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि कभी आपको वैल्यू कैसे देनी है, आपको वैल्यू इनपुट में लेनी है या आपको वैल्यू भी इसके साथ ही देनी है, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस होते हैं, उनकी बात करेंगे धीरे धीरे। बट अभी के लिए आप ऐसे देख लो कि सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, फिर नेम, फिर साइज, ठीक है। तो क्या क्या वेरिएशंस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन होगा जब आपको वैल्यूज़ भी इसके साथ ही देनी है, ठीक है। लेट्स से मैं एक एरे बना रहा हूँ 3 साइज़ का, जिसमें मैं 3 एलिमेंट सेव करने वाला हूँ, 4, 5, 1, ठीक है। 3 एलिमेंट मुझे सेव करने 4, 5, 1। तो इसका एरे कैसे बनाएंगे, इसमें मैं लिखूँगा, क्योंकि ये इंटीजर से तो मैं लिखूँगा इंट। एरे का वेरिएबल नेम के साथ वही कन्वेंशंस होंगे, नेमिंग कन्वेंशंस जो हमने वेरिएबल में डिस्कस किए थे। अभी के लिए मैं एक रैंडम नेम दे देता हूँ, लेट्स से ए, ठीक है। ARR दे देते हैं लेट्स सपोज, ये एक वेरिएबल नेम है बस। उसके बाद मैं देता हूँ साइज़, क्योंकि 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं तो 3, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा इक्वल्स टू, और फिर ये देखो कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 4, 5, 1, फिर लिख देता हूँ सेमीकोलन, मतलब कि ये लाइन बंद हो गई। ये मेरा एक एरे बना के देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा, एक एरे बनेगा, ठीक है। एक एरे बनेगा और उस एरे की लेंथ होगी 3, उसमें 3 एलिमेंट सेव होंगे। सबसे पहले एलिमेंट होने वाला है 4, क्योंकि 4 हमने सबसे पहले लिखा हुआ है। फिर उसके बाद होगा 5, फिर उसके बाद होगा 1, ठीक है।
तो ये एक ऐसा कुछ एरे बनेगा जो सबसे पहले एलिमेंट 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 9। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये एक बेसिक तरीका है डिक्लेरेशन का, और भी तरीके होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मुझे वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं करनी, मुझे बस एक एरे बनाना है ऑफ साइज 3। उसके लिए मैं सिर्फ इतना लिख, ये मेरा क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3। ठीक है, इट विल क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3। अब भैया इसकी वैल्यूज़ क्या हुई, इसमें जो भी जैसे पिछले वाले में 4 5 1 ऐसे सेव था ना, 4 5 1 ऐसे सेव था, इसमें अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो आप फिर से ट्राई करो इसको वेरिएबल से रिलेट करने का, कि जब आप इंट x = 5 करते थे तो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वेरिएबल को 5। अब अगर आपने, तो जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए, तो हमने अभी तक सारे ही सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स इस प्लेलिस्ट में कवर किए। स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स एंड ऑल से। तो जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं उनको पता होगा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अगर आप सिर्फ इन टेक्स्ट लिखते हो तो ये आपकी एक वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, और एक्स में कोई भी गार्बेज, कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, एक एरे तो बन जाएगा जिसका साइज़ 3 है, इसमें क्या वैल्यू होने वाली है ये आपको नहीं पता। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये दूसरा केस था। पहला केस है जब हमने 4 5 1 इनिशियलाइज़ किया, दूसरा केस जब हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं करी है, हमने सिर्फ एक एरे डिक्लेयर किया हुआ। ठीक है, अब तीसरा केस, जब मैं चाहता हूँ कि एक एरे मैं बनाऊँ और वो एरे किसी एक सेम वैल्यू से डिक्लेयर हो या एक सेम वैल्यू से इनिशियलाइज़ हो, तो मैं चाहता हूँ जैसे 3 साइज़ का एरे था तो 0 0 0 इस वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो। तो एक ऑप्शन जो लोग अभी तक ध्यान दे रहे हैं उनको तो डायरेक्टली पता चल गया हो कि भैया आप डायरेक्टली ऐसे कर दो ना, 0 0 0। ठीक है, एक ऑप्शन ये, बट इसी में एक मॉडिफिकेशन होता है जब मैं 0 के साथ स्पेसिफिकली बात करूँ। ठीक है, कितना भी साइज़ यहाँ पे हो, अगर मैं सिर्फ इसको एक बार लिखता हूँ, लेट्स से मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, इंट एरे 3 = 0। ठीक है, तो ये कंपाइलर समझ जाता है कि ठीक है, मतलब 3 साइज़ का एरे है और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब सारे ही वैल्यू, सारे ही पोजीशंस पे मैं 0 डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो इसका और इसका मतलब सेम, ये जो मैंने दो चीज़ें लिखी है ये दो काफ़ी सेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एकदम सेम। तो आप ऐसे लिखो 0 के लिए, या आप ऐसे लिखो, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिससे आप मोस्टली इनिशलाइज कर रहे होगे। ठीक है, तो आप सिर्फ एक लाइन में इसको लिख दो, ये भी सही है, आप ऐसे लिखो, ये भी सही है। अब क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इसको ध्यान से देखो। तो यार मुझे हमेशा नहीं पता हुआ कि मेरी एरे में क्या क्या वैल्यू सेव होने वाली है। ठीक है, मैं क्या पता वैल्यूज़ बाद में सेव करूँ। मैं अभी लेट्स से मैं वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ और फिर अपने एरे में सेव करना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो उस केस में मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यूज़ होंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो तभी आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे केसेस में हम जनरली बस उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, बोल देते हैं कि ठीक है एक एरे बन गया। और आइडियली क्योंकि हम जब भी कुछ वेरिएबल भी या एरे भी कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, हमें उसको एक वैल्यू से इनिशियलाइज़ करते हैं कि ठीक है वो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना सेव हो, एक 0 हमने मान लिया, लेट्स से 0 से हम स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये भी आपको काफ़ी क्लियर होगा। ठीक है, तो यार ये 3 तरीके थे, या बेसिकली ये 3 इंस्टेंसेस हो सकते हैं जब भी आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको फ्लोट या डेसिमल नंबर का कोई एरे बनाना है तो उसके लिए आप सिर्फ ऐसे लिखोगे, फ्लोट, एरे का नाम, लेट्स से आपका एरे का नाम x था, एरे का साइज़ लेट्स से 5, और उसके बाद यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स देने हैं वो दे दो। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर हम पिछली वाली स्लाइड पे जाते हैं तो मैंने यहाँ लिखा था इंट एरे 3 = 4 5। ठीक है, तो ये चीज़ थी डिक्लेरेशन की और ये चीज़ मैंने इनिशियलाइज़ करी थी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ यहीं पे इनिशियलाइज हो, तो मैं अगर ये साइज़ ना भी दूँ, ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ इन एरे और सिर्फ ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे लिख दूँ 4 5 1, ये भी सी प्रोग्रामिंग में वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दे दी, तो अब एरे को पता है कि यार 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 3 वैल्यूज़ क्योंकि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो ठीक है, डायरेक्टली वो एरे का साइज़ 3 बना दे। ये चीज़ कहाँ पे क्यों एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं, और क्यों मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि नेट से अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं देते हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आप बाद में एरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो अभी हम देखेंगे कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, बट अगर आप बाद में वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम बन जाती है और क्लैरिटी नहीं रहती कि एरे का साइज़ क्या है एंड सो ऑन। तो एक अच्छी
प्रैक्टिस होगी अगर आप इसको यहीं पे इसका साइज़ डिफाइन कर, ठीक है। तो जो भी ऐसे है, ये हमने पहला तरीका तो पढ़ा था, इसको यूज़ करके ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कि आपको अगर वैल्यूज़ देनी है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ दो, ज़ीरो देना है तो बस ज़ीरो दे के आगे बढ़ो, और साइज़ जो भी एक आइडियल कन्वेंशन है, एक आइडियल कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं डिक्लेयर करते समय, वो आप भी फॉलो करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अब भैया मैंने अपना एरे तो बना लिया, ठीक है, मेरा एरे बन गया, ARR मेरे एरे का नाम था, और उस एरे में 3 वैल्यूज़ थी 4, 5 और 1, ठीक है। तो अब एरे बनने के बाद भैया हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। और लेट्स से इस एरे में लाइक जो मैंने एरे बनाया था इनिशियली, लेट्स से उसमें 5 वैल्यूज़ थी, 2 और 3 भी मान लेते, ठीक है। ऐसे वैल्यूज़ ऐसे नहीं इंक्रीज़ होते, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने जो एरे बनाया वो ऐसे बनाया था, इन एरे 5 = 2 4 5 1 2 3, ठीक है। जब ऐसा बनाऊंगा अब तब तो यही एरे बनेगा ना, तो ये चीज़ मैंने कर ली, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको अगर 1000 एलिमेंट सेव करने हैं, आप एरे का यूज़ कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन रहता है डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो अब उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करोगे, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया आपने ये तो कहा था कि ठीक है स्टोर करके हम एक्सेस करेंगे वेरिएबल्स का यूज़ करके, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो क्या हम एरेज में एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट। यार आप बिल्कुल कर सकते हो, कैसे करोगे उसको देखो। उसके लिए मेरे पास एक प्रोसेस है या एक तरीका है जिसको मैं कहता हूँ इंडेक्सिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग बेसिकली अगर मैं एरेज के रिस्पेक्ट में बात करूँ, ये सिर्फ सी में कॉमन नहीं है, C++, जावा हर जगह इंडेक्सिंग देखने वाले हो। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज है, उनमें हर एक पोजीशन एक चीज़ से डिनोट होती है। देखो अब मैंने यहाँ पे 4 सेव किया है, तो कम यहाँ पे मैं कुछ और भी सेव कर सकता था ना, मतलब मैं एक्सेस कैसे करूँगा ये पोजीशन। वेरिएबल होता तो यहाँ नाम दिया होता ABC एंड सो ऑन, नाम तो बस मैंने बस इस एरे को दिया है। अब इस एरे में मुझे अगर कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू, कोई भी इंडिविजुअल पोजीशन की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, सेव करनी है, अपडेट करनी है, कुछ भी करना है, वो मैं कैसे करता हूँ, उसके लिए मेरे पास इंडेक्सिंग का मेथड होता है। और इंडेक्सिंग की अगर आप बात करो तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला जो डेटा आइटम है, उसका पोजीशन हम बोलते हैं वो है 0, ठीक है। इंडेक्स है बेसिकली, इंडेक्स मतलब आप ऐसा समझ लो कि वो पोजीशन इन दी एरे है, ठीक है, पोजीशन इन दी एरे। तो अगर मैं बोलता हूँ 0th इंडेक्स मतलब सबसे पहला पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सबसे सेकेंड नंबर का जो भी डेटा आइटम होगा, ये सेकेंड इंडेक्स होगा, ये थर्ड इंडेक्स एक वर्ड, ठीक है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है यहाँ पे कि इंडेक्सिंग जो भी होगी, कभी भी मैं इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा, हमेशा, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होगा, ठीक है, अगला वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अगर लेट से मैं बोलता हूँ आपका 10 साइज़ का एरे है, तो एक बार सोचो और बताओ मुझे कि उसकी जो इंडेक्स की वैल्यूज़ होगी वो 0 से कहाँ तक जाएगी। तो जो लोगों ने सोच लिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो इंडेक्सिंग की वैल्यूज़ होगी, जो इंडेक्स की वैल्यूज़ होगी, वो बेसिकली 0 से जा रही होगी मेरी 9 तक, 0 1 2 7 8 9, ठीक है। अब काउंट करो तो ये 9 वैल्यूज़ नहीं बल्कि 10 वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, और क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 2 काउंट करके देख लेना, ये 10 आइटम्स 10 पोजीशंस को डिनोट कर, ठीक है। तो आई थिंक आपको इंडेक्सिंग काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे हम इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। ये चीज़ अब देखते हैं कि हमें अगर एक एरे में इंडेक्स, तो हमें पता चल गया भैया, आपने ये तो बता दिया कि इंडेक्स क्या होते हैं और किस एलिमेंट को, किस पोजीशन को हम किस इंडेक्स से डिनोट करते हैं। बट अभी भी वो चीज़ नहीं बताई कि कैसे मैं इंडेक्स को यूज़ करके कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन एक्सेस करूँ। तो यार उसके लिए एक सिंपल जो तरीका वो ये है, आप एरे का नाम लिखोगे, जो भी आपने एरे का नाम दिया हुआ है, उसके बाद आप लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिखोगे वो इंडेक्स का नाम, ये वो इंडेक्स का नंबर, ठीक है। तो नई स्लाइड पे चलते हैं। अगर लेट्स से मैंने जो एरे बनाया था, ठीक है, वो था 4 5 3 1 2, और अब मैं इसमें बोलता हूँ कि ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो एरे का साइज़ था 5, 0 से 4 इंडेक्स जाएंगे बिल्कुल सही। और अब अगर मुझे लेट्स से
फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है। कौन सा एक्सेस करना है? फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, अगर मुझे फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो उस एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा? ध्यान से सुनना, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट मतलब फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जो चौथा एलिमेंट आपके एरे में आपको वो चाहिए, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? ये सब आपके दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए, स्पेशली जब आप बिगनिंग फेज में हो। तो फोर्थ एलिमेंट है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ पाँचवा एलिमेंट, फिफ्थ नंबर का एलिमेंट, मतलब उसका इंडेक्स होने वाला है 4। क्यों? फिफ्थ नंबर का एलिमेंट मतलब ये इंडेक्स क्या है? तो इस केस में हमें क्या चाहिए था? फोर्थ नंबर का एलिमेंट, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 3। ठीक है, तो इंडेक्स हुआ 3। ठीक, और इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव्ड है? इस इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू सेव्ड है वो है 1। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 अलग डिमेंशंस, 3 अलग चीज़ है। एक है फोर्थ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हम जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस लैंग्वेज को, इस पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से, तो वो टेक्निकल टर्म्स में या एरे के टर्म्स में या एरे के पर्सपेक्टिव, एरे के लिए अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो मेरी पोजीशन है, वो मेरा एक्चुअल टर्म है जो मैं एरे के रिस्पेक्ट में यूज़ करूँ, एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, या इसको बोल लो एक्चुअल इंडेक्स। ठीक है, और ये चीज़ क्या है? ये है उस पोजीशन पे सेव्ड वैल्यू। ठीक है, दैट इज एरे के इंडेक्स में सेव्ड वैल्यू। ठीक है, सेव्ड वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको पूरे चीज़ को हटा के अगर मैं वेरिएबल से रिलेट करूं तो इंट था डेटा टाइप, वो तो अभी हम इसमें नहीं बात करें। ए था वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे ए के बदले में एरे ऑफ 3 लिखने वाला। ठीक है, मतलब जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, इंट को अभी हटा देते हैं, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा उसके उस वेरिएबल के नाम के बदले मैं उस एरे का इंडेक्स यूज़ करने वाला। ठीक है, और अब अगर मुझे ये एक्सेस करना है तो इस पूरी चीज़ को मैं एक्सेस कैसे करता हूँ? इसको एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा एरे का नाम ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, और जब मैं ये लिखूंगा मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर एरे के डेटा आइटम का वैल्यू अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मिल जाएगी, सेव करना चाहता हूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने मान लो मैंने 1 ऑलरेडी सेव किया और मुझे अपडेट करना है, वो भी एरेज में सी में स्पेसिफिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर अब मुझे मैंने एक एरे बनाया 4 5 1 2 3 का, ठीक है, और अगर अब मैं इसमें बोलता हूँ मुझे, ध्यान से सुना, मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए इस एरे का नाम था ARR। फोर्थ एलिमेंट मतलब थर्ड इंडेक्स, तो मैं लिखूँगा एरे ऑफ 3। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने एक और जगह यूज़ किए थे जहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे थे। यहाँ पे अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज़ करूँगा तो मैंने इनिशियली कुछ डेटा टाइप वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि ठीक है अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है और यहाँ पे मैंने एरे नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी बंदा, जो भी प्रोग्राम लिख रहा है, वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, एरे के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करूँ। ठीक है, तो एरे ऑफ 3 में लिखता हूँ, तो एरे ऑफ 3 अगर इंडेक्सेस देखें तो एरे ऑफ 3 मतलब सेकेंड वैल्यू है या वैल्यू 2 है, तो ये मेरी वैल्यू रिटर्न करेगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट, अब ये एक इंडिविजुअल इंटीजर है, ये एक इंडिविजुअल इंटीजर। ठीक है, ये पूरा क्या था? ये था इंटीजर ऑफ एरेस, सॉरी एरे ऑफ इंटीजर्स। डिफरेंस है, ये था एरे ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और जब मैं एरे ऑफ 3 लिख रहा हूँ तो वो मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट तो हम सिंपली कर सकते हैं, प्रिंट मेरे पास वो वैल्यू है तो मैं लिखूँगा %d और सिंपली एरे ऑफ 3। ये चीज़ मेरा थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कर देगी। ठीक है, और अगर मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई इनपुट करके सेव करनी है तो ओवरराइट भी कर सकते हैं। आपने इनपुट लिया, नॉर्मली आप जैसे लेते हो, ठीक है, एक इंटीजर में वो वैल्यू इनपुट ले लो, और अगर आपको अपडेट करने तो सिंपली लिख दो एरे ऑफ 3। लेट से मुझे 10 यहाँ पे सेव करना, तो 10। अब क्या होगा, जब ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसके बदले ये चीज़ हमारी, अब हमारे पास 2 का एक्सेस नहीं होगा, 2 इज़ बेसिकली लॉस्ट, और यहाँ पे हम 10 सेव कर देते। वही सेम चीज़ जो वेरिएबल्स में होती थी, जब मैं लिखता था इंट ए इक्वल्स, लेट से मेरे पास एक वेरिएबल था ए जिसको मैंने 5 से इनिशियलाइज किया था, और बाद में मैं लिखता हूँ a = 10, तो फिर क्या होता था,
एक ही वैल्यू में जो भी, एक ही वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव थी वो ओवरराइड हो जाती थी अपडेटेड वैल्यूज। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा एरेज क्या होते हैं, ठीक है, एरेज का बेसिक आइडिया कवर किया, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो 3 तरीके देखे। उसके बाद ये भी देखा कि कैसे हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और प्रिंट, सो ठीक है आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो यही था बेसिक्स ऑफ एरेज। अब जब हम आगे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार कोड एडिटर पे ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें इसमें ट्राई करने ज़रूरी बनते भी हैं, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट कोड एडिटर पे जा रहा हूँ और मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ एरेज के नाम से। तो अब सबसे पहले वही सेम कोड इंक्लूड कर लिया हमने, इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल पे लिखते हैं ट्वेन और जाते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन को सबसे पहले देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था कि अगर मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है तो मैं एक इंटीजर एरे बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है ARR। उस एरे का मैं साइज़ रखना चाहता हूँ 5 और उसमें जो वैल्यूज़ है वो अभी के लिए मैं सिर्फ 4, 5, 1, 2, 3 रख देता। ठीक है, एक एरे बन गया जिसका नाम है ARR, जिसका साइज़ है 5 और वैल्यूज़ के इनिशियलाइज किए 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अब अगर अब मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, अब मुझे लेट्स से आई हैव टू एक्सेस सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो अब जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको पता होगा सेकेंड एलिमेंट मतलब, ये सेकेंड एलिमेंट मतलब हो जाता है सीधा सीधा इंडेक्स 1, क्योंकि इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो एक कम होती है हमारी एक्चुअल पोजीशन से। 1, 2, 3, 4 अगर है तो इंडेक्स की वैल्यू एक कम होती है। जैसे थर्ड एलिमेंट बोलो तो मतलब उसका इंडेक्स होगा, फोर्थ एलिमेंट मतलब इंडेक्स होगा 3, तो सेकेंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स होगा ना। अगर मुझे इस वैल्यू को लेट से प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्टली सिंपली इसको लिखूँगा इंडेक्स परसेंटेज बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरे ऑफ 1, जैसे हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, ऐसे लिख दो, इस लाइन को प्रिंट कर दो और यहाँ पे एक M9 कैरेक्टर ऐड कर। क्या ये चलेगा? वो ट्राई करते हैं, रन कर दो। ठीक है, इसको कर for second element on the array is 5, which is obviously very very correct। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं चाहता हूँ ये वैल्यू में अपडेट करूँ, नीचे मैं इसके बाद अपडेट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सेकेंड पोजीशन पे मैं कुछ एक नई वैल्यू असाइन करूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है कि जो भी फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है विच इज़ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे, जो अभी तक 5 था, उसमें मैं वैल्यू एक नई वैल्यू सेव कर रहा हूँ जो कि है 10। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब अगर हम इस वाली लाइन को प्रिंट करते हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता हूँ, और मैं लिखता हूँ अपडेटेड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे क्या है, तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। देख, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे वाज 5। अब क्योंकि मैंने एरे की वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो जो इसके बाद जो मेरा एरे बनेगा ना वो ऐसा होगा, वो होगा 4, 10, 1, 2, 3। ठीक है, जो 5 एलिमेंट सेव था उसका मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, वो चला गया, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया 10 से। दैट इज़ वाई अपडेटेड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे में हमारी वैल्यू प्रिंट किया एकदम। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, अगर आपको पूरा एरे प्रिंट करना है तो क्या करोगे? सोचो, क्या सबसे बेस्ट तरीका होगा अगर आपको एक पूरा एरे प्रिंट करना है? तो एक काफ़ी सिंपल जो लोग सोच रहे होंगे वो एक तरीका होगा, भैया जैसे आपने एक एलिमेंट प्रिंट किया है, जैसे आपने फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट किया, आप ऐसे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली पर 5 बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, कि प्रिंट एफ एरे ऑफ 0, प्रिंट एफ एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 एंड सो ऑन। आप पूरा एरे एक साथ तो प्रिंट एफ में नहीं लिख सकते। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, ये चीज़ अगर आपने नहीं सोची कि अगर आप सोच रहे थे कि आप प्रिंट एफ और सीधा लिख दो एरे समथिंग समथिंग, क्या ये प्रिंट एफ प्रिंट कर देगा? नहीं, क्योंकि यार आपको सी प्रोग्रामिंग में अगर आप बेसिक्स प्रिंट एफ के बेसिक्स पे जाओ तो प्रिंट एफ के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि उस डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या है। तो यार एरे वो एक डेटा स्ट्रक्चर जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो एरे, ऑल्दो वो एरे ऑफ इंटीजर्स है, बट पूरी यूनिट तो एक एरे का कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर डायरेक्टली होता नहीं। तो हमें
वैल्यू बाय वैल्यू प्रिंट करनी हो तो उसका एक ऑप्शन है कि आप 5 बार 10 बार जितने भी एलिमेंट्स है उतने बार आप प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करो। उसका दूसरा ऑप्शन है कि आप लूप्स यूज़ करो। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया अपने लूप्स को एरेस के साथ मुफ्त कर दिया, तो यार आपको प्रोग्रामिंग में चीज़ें रिलेट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है 0, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक पैटर्न है, एक सीरीज ऑफ नंबर्स हैं जो स्टार्ट हो रही है 0 से और जाती है 4 तक, विच इज़ साइज ऑफ द एरे -1। तो ठीक है, कभी भी अगर मुझे एरे ट्रैवर्स करना है, लेट्स से मुझे एरे हर वैल्यू को ट्रैवर्स करके प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं एक लूप यूज़ कर सकता हूँ। फॉर int i equals to 0, i is less than equals to 4, i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं लेट्स से प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो क्योंकि एरे ऑफ आई जो होगा वो क्या होगा, आई की वैल्यू जब 0 होगी मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 क्या है, सबसे पहले 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे फटाफट उसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एरे ऑफ आई, ध्यान से देखो क्या लिखा है, एरे ऑफ आई। मतलब अब ये लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4। तो जब भी ये 5 बार ये लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले एरे ऑफ 0 प्रिंट होगा। एरे ऑफ 0 क्या था, 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया था तो 5 की जगह 10 होगा, बट आई थिंक ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। तो मैं फटाफट इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो अब जो एरे है वो क्या है, 4, 10, 1, 2, 3, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे अपडेट किया हुआ था, ठीक है। तो अब जितना भी एरे का साइज़ होगा, लेट्स से एरे का साइज़ 100 था, 100 एलिमेंट्स थे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 100 बार प्रिंटर स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक फॉर लूप लगानी है। उस लूप में स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे पता है क्योंकि हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, वो बेसिकली होगा हमारा साइज़ ऑफ द एरे -1। जो भी साइज़ ऑफ द एरे है, इसमें एरे का साइज़ 5 था, तो मतलब हमारा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो उससे 1 कम होगा, दैट इज़ 4। तो मैं एक लूप ऐसे यूज़ कर लूँगा और उसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एरे के बेसिक्स हो गए, एरे का सिंटेक्स भी हो गया, एरे का आउटपुट, एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं वो भी हो गया। अब एक और चीज़ आती है, अगर आपको एरे में इनपुट वैल्यूज़, लाइक लेट्स से आपने एक एरे बनाया, ठीक है, आप चाहते हो 5 वैल्यूज़ आप यूज़र से इनपुट लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यार बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग में आप कुछ सोचते हो तो उसके पॉसिबिलिटी के चांसेस होते ही हैं, वैलिड पॉसिबिलिटी, वैलिड सोच हो, ठीक है। तो मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका साइज रखते हैं 5, इनिशियलाइज कर देते हैं सब वैल्यूज़ को 0 से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये 5 वैल्यूज़ मैं यूज़र से लूँ, मतलब मैं यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँ कि प्लीज़ एंटर द 5 वैल्यूज़, और वो 5 वैल्यूज़ एक एक करके एरेज में सेव होती जाए। इसका क्या तरीका है, ये चीज़ अब देखो, अब अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे जिसका इंडेक्स है 0 उस पर वैल्यू सेव करनी है, तो मतलब आपको एरे ऑफ 0 पे वैल्यू सेव करनी है। एरे ऑफ 0 पे कैसे वैल्यू सेव करोगे, एरे ऑफ 0 पे स्कैनफ वो चीज़ करके आप एरे ऑफ 0 पे डायरेक्टली वैल्यू सेव कर सकते हो। फिर आप एरे 1 पे करोगे, 2 पे करोगे, 3 पे, फिर 4 पे, क्योंकि आपको फिर से एक पैटर्न दिख रहा है कि 0 से 4 पे जाना है। तो मैं फिर से एक फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ, चाहूँगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब मुझे वैल्यू जो भी एंटर होगी वो वैल्यू सेव करनी है एरे ऑफ आई पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, सिंपल शॉर्टेड तरीका, पहले आप उसको एक एज एन इंटीजर इनपुट लो, ठीक है। आप करो स्कैनफ %d, ठीक है, जो भी वो वैल्यू होगी वो वेरिएबल एक्स में सेव हो जाएगी। अब आप लिख दो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स, कर सकते हो ना ऐसा। इसका मतलब क्या है, आपने इनपुट से एक वैल्यू उठाई, क्योंकि ये 5 बार चलेगा तो आप एक एक करके 5 वैल्यूज उठाओगे। तो सबसे पहली वैल्यू आपने उठाई, एक्स में सेव करी, एक्स में सेव करने के बाद जो भी वो वैल्यू थी वो आपने एरे ऑफ आई में सेव कर दी। एरे ऑफ आई के एरे ऑफ 0, इनिशियली जब आई की वैल्यू 0 थी तो आपने एरे ऑफ 0 में वो सेव करी, तो 5 था तो 5 आ गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू होती है 1, फिर से आप एक्स को डिक्लेयर कर रहे हो, एक्स में वैल्यू सेव करोगे तो जो भी वैल्यू, वो फिर से नया वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो नई वैल्यू आई, लेट्स से उसके बाद आता है 2, तो फिर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स होता है। मतलब आई की वैल्यू 1 थी तो एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे करके आप एक एक करके इंडेक्स बढ़ाते जा रहे हो तो वैल्यू सेव होती जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को चला के देखते हैं, और लेट्स से मुझे इसके बाद एरे प्रिंट भी करना है, तो वो मैं यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। ये है प्रिंट किया,
और इसको मैं बोलता हूँ टेकिंग यूजर इनपुट फॉर, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं क्या ये चलेगा? तो पहले कोड सेव करना पड़ेगा, फिर इसको शेयर करता हूँ और ठीक है। तो क्योंकि हमने कोई वैल्यू मैसेज प्रिंट नहीं किया था तो बेसिकली वेट कर रहा है वैल्यूज़ को लिखने का। मैं जो वैल्यूज़ इनपुट कर रहा हूँ लेट्स से वो है 3 और 12, रैंडम 5 वैल्यूज़ मुझे लेनी है, 6, 8 एंड चलो तो 5 वैल्यूज़ मैंने इनपुट में दे दिए हैं, करता हूँ रिटर्न हिट। तो देखो वो एरे बेसिकली प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक मैसेज जो है लिखूँ इससे थोड़ा सा ये अच्छा दिखे कि द एरे एंटर्ड इज, ठीक है। इससे कुछ करते और इसके बाद मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। और ये एक मैसेज ऊपर भी प्रिंट कर देते हैं जिससे पता हो कि हाँ आप मैं इनपुट लेने वाला हूँ। तो द प्लीज़ एंटर द, अच्छा यहाँ पे अगर आपको कुछ साइज़ की वैल्यू भी इनपुट में लेनी है, हम उसको भी ट्राई करके देख लो। देखिए बोलो आपको अगर ये 5 भी यूज़र से लेना है कि यूज़र जितना भी साइज़ दे, तो बेसिकली आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो साइज़, जो भी हो उससे बोलो यूज़र से कि आप भाई सबसे पहले साइज़ ऑफ द एरे दो। साइज़ ऑफ द एरे लेट्स से 10 था तो आप एक एरे बना दो, इंट एरे साइज़, जो भी साइज़ आया था उसका एरे बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज एंटर द 5 वैल्यूज, रन करते हैं कोड को और प्रोग्राम में है प्लीज एंटर द 5 वैल्यूज। लेट्स से मैं फिर से 3, 5, 1, 2, 6 दे रहा हूँ, हरता हूँ एंटर। तो देखो वहाँ क्या था, एरे एंटर्ड इज 3, 5 एंटर, ठीक है। बेसिक्स था, ऐसे कुछ बहुत रॉकेट साइंस होती, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली एरेस। तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में कोई भी क्वेश्चन डीएसए का कुछ भी उठाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरेस तो एक ऐसा पार्ट है जो आपको यूज़ होने ही वाला है, ठीक है। तो यार ये थे एरे के बेसिक्स, एरे के कैसे हम वैल्यूज़ इनपुट आउटपुट लेते हैं, कैसे वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं, ये सब कुछ अभी तक हमने डिक्लेयर करना, ठीक है। वापस चलते हैं हम स्लाइड में और बात करते हैं वो 2 क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे। बेसिक सा क्वेश्चन है बट आपको एरे के थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। आप एरे इनपुट में ले लो, वो आपके ऊपर है। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनका सम चाहिए। बेसिकली आपको जो आंसर प्रिंट करना है वो है 4 + 5 + 1 + 2 + 3 विच इज़ नथिंग बट 9, ये हो गया 1250, ठीक है। तो जो भी वो सम होगा फाइनल सम, वो आपको सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और प्लीज़ मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ किसी भी मोमेंट पे कि आप एक बार खुद से सोचो, तो प्लीज़ एक बार आप ऑनेस्ट एफर्ट करो उस पर, क्योंकि ना डाउन द लाइन आपको वो चीज़ें खुद से सोचनी आनी चाहिए। अभी हम 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं इस वीडियो में, तो अगला जो 3rd क्वेश्चन होने वाला है वो आपको क्या पता एक रैंडम क्वेश्चन मिले। और अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी डेवलप हो तो खुद से सोचना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे है बेसिक क्वेश्चन, आपको जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके एरे में आपको उनका सम प्रिंट करना बेसिक, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक बार सोचा होगा, अगर नहीं भी आया तो वो एक अलग बात है, बट आपने सोचा होगा, अगर सोचा एक इस डायरेक्शन में तो एक काफ़ी अच्छी बात, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ उस क्वेश्चन में, मैं एक सम वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स से इनिशियली 0। देखो कोई फिर से कोई इनबिल्ट फंक्शन या कुछ खुद से तो होने नहीं वाला, मुझे खुद ही ट्रैवर्स करके सम ऑफ द एरे निकालना है। तो कैसे मैं ट्रैवर्स करता हूँ, मैं फॉर लूप का यूज़ करके इंडेक्स 0 से जाऊँगा और इंडेक्स 4 तक ट्रैवर्स करूँगा एरे, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक एक वैल्यू आएगी तो एरे ऑफ 0 आई, एरे ऑफ 1 आई, जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको सम में सेव करते जाऊँ। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस, बेसिकली लूप के अंदर की बात कर रहा हूँ, सम प्लस एरे ऑफ 1, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ। अब क्या होगा देखो, इसको ट्राई रन करके देखते हैं। ट्राई रन मतलब आपने कोई कोड लिखा, आपने कोई अजम्पशन ली, आपने सोचा कि ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप उसको एग्जाम्पल में ट्राई करके देखो कि वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं। तो इनिशियली सम होगा 0, आई की वैल्यू लेट्स से 0 थी, तो आई की वैल्यू 0 थी, तो मतलब पहला एलिमेंट आया विच इज़ एरे ऑफ 0 विच इज़ 4,
ठीक है। तो 4 आया तो मैं लिखूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस 4, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम अभी तक क्या था, 0 था, 0 प्लस 4 आया, तो इसका मतलब आंसर आया 4। तो मेरी सम में वैल्यू अपडेट हो गई बाय अ नंबर कॉल्ड 4। सम की वैल्यू बन जाती है 4, ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 आएगी। अब जो एलिमेंट है वो है 5, तो फिर से वो चीज़ सेम होगी कि सम इक्वल्स टू, इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा सम इक्वल्स टू, अब सम की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या है 5, 4 प्लस 5 9। तो अब सब में वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी विद अ वैल्यू फॉर 9, ठीक है। आई की वैल्यू अब बनेगी 2 और फिर से यही चीज़ होगी, सम की वैल्यू 9 थी तो 9 प्लस एरे ऑफ 2 विच इज़ 1, अब आता है 10, वैल्यू हटेगी, यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आप आई इक्वल्स टू 3 पे जाओगे, वैल्यू थी 2, तो अब सम की अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है तो सम हो जाएगा 10 प्लस एरे ऑफ 3 विच इज़ 2 विच इज़ नथिंग बट 12, ठीक है। लास्ट इटरेशन फिर से होगा, मतलब सॉरी लास्ट इटरेशन भी होगा आई इक्वल्स टू 4 का, तो आई इक्वल्स टू 4 में फिर से सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई, मतलब सम इक्वल्स टू 12 प्लस एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 क्या है 3, दिस इज़ नथिंग बट 15, ठीक है। तो अब जब लूप ख़त्म हो जाएगी तब अगर आप सम की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो सम वेरिएबल पे ऑलरेडी आपका सम प्रिंट हुआ होगा, मतलब सम स्टोर जो फाइनल सम होगा वो आपका इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो हमने यूज़ किया इसमें सेव हो, ठीक है। बस ये नाम है, ये सम से कंफ्यूज मत होना कि मैं सम बोल रहा हूँ और सम वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यूज़ किया। आप कुछ और वेरिएबल को लेते आप आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यार फटाफट कोड भी कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दो, यानी एक नया फाइल बनाते हैं फटाफट, ठीक है। इसका नाम रखते हैं सम ऑफ क्लोज, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, और क्योंकि इनपुट एक काम करते हैं, एरे को भी इनपुट लेते हैं, ठीक है। और एक काम करो, साइज़ को भी इनपुट ले लो, मतलब कि एक साइज़ वेरिएबल बनाओ और यूज़र को मैसेज प्रिंट करो कि सबसे पहले आप साइज़ एंटर करो, प्लीज़ एंटर, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं सम वाले पार्ट में फोकस करने वाला हूँ। एक और चीज़, आप वही 3 लाइन में ये चीज़ लिखी थी ना, इंट एक्स, उसके बाद स्कैन एफ करते हो, एक्स में सेव करते हो, फिर एरे ऑफ आई में अपडेट करते हो। आप डायरेक्टली भी वैल्यू इनपुट बफर से उठा के एरे ऑफ आई में सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो आपने लाइन लिखी है ना, यहाँ पे लिख दो एंड ऑफ एरे ऑफ आई, फिर ये भी वैलिड होगा ना। एरे ऑफ आई तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एरे ऑफ आई तो इंटीजर है, उस इंटीजर की लोकेशन पे आप बेसिकली ये नंबर जो आपने इनपुट में दिया हुआ है वो उसको सेव कर। तो इसके बाद हमें उन 3 लाइन्स की ज़रूरत यहीं पर, ठीक है। डायरेक्टली वो वैल्यू आएगी और एरे ऑफ आई में सेव हो जाएगी। वही जो चीज़ हम आउटपुट के लिए कर रहे थे वही सेव लॉजिक रिटर्न, ठीक है। तो इनपुट लोगे सबसे पहले ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हमारा मेन लॉजिक है। लॉजिक क्या है, बेसिकली ट्रैवर्स करो, एक वेरिएबल बनाओ सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस सम वेरिएबल में सारी वैल्यूज़ को सम सेव करो। उसके लिए बेसिकली मैं ट्रैवर्स करूँगा फटाफट 0 से लेके 5 तक जाऊँगा। आई इज़ लेस देन 5 मतलब 5 से कम, मतलब 4 तक ही मैं आई की वैल्यू लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आई प्लस किया। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये एक मतलब ये वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे आएगी, तो आपको अगर डाउट आता है इन केस आप जब भी वीडियो देते हो तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में आप कमेंट करो, मैं एक्टिवली कमेंट्स को देख रहा हूँ, कमेंट को रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। अगर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारी कोडिंग शटल की डेडिकेटेड कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटर्स होंगे जो पर्सनली हर एक डाउट ले रहे होंगे, ठीक है। हर एक कंसर्न, कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग आएगा, कुछ भी डाउट आएगा, किसी भी लाइन, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वहाँ पे लोग पर्सनली मैं भी वो चीज़ रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये था आपकी हेल्प के लिए। वापस आते हैं लॉजिक में और देखते हैं क्या करने वाला हूँ। मैं लिखूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस, जो भी सम में वैल्यू थी हम उसको बार बार अपडेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि तो ये मैंने लाइन लिखी हुई थी, ये लाइन मेरी सही काम कर रही है, ठीक है। मैंने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ राइट,
तो ये कैसे वर्क करेगा ये हमने ऑलरेडी स्लाइड में डिस्कस कर लिया, मैं उस चीज़ को वापस नहीं समझा रहा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लेक्चर मुझे ये सारी लाइन्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ सम प्रिंट करना हो। वही द सम ऑफ द एरे इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी उस वैल्यू को दे। ठीक है, कोड को सेव किया, आप इसको करते हैं अभी। तो प्लीज़ एंटर द 5 वैल्यूज़। लेट्स से वही 5 वैल्यूज़ एंटर करते हैं, 4 5 1 2 3 टू वेरीफाई इफ वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। एंटर करते तो एक मैसेज प्रिंट होता है जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द एरे इज 15, विच इज एवरीथिंग वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, तो छोटा सा कोड था, छोटा सा प्रोग्राम था, बट एक प्रॉब्लम एक्चुअल में थी। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपको एरे के एलिमेंट्स का सम बताना है। तो आई होप ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गई। बुम, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे मुझे मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम, अभी मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैक्सिमम डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और मिनिमम का मैं लॉजिक बताऊँगा, आप एक बार उसको प्लीज़ पर्सनली खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो लेट्स से मुझे मैक्सिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बताना है। एक एरे दिया हुआ है, उसमें 5 या लेट्स से 5 एलिमेंट्स है, तो उन 5 एलिमेंट्स में कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है, आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ ये मैक्सिमम इन दी एरे बोल, इस क्वेश्चन का नाम दे दिया हमने मैक्सिमम इन दी एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट्स से फिर से वही 5 एलिमेंट्स 4 1 2 5 3, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके एरे के। और अब आप चाहते हो कि आप इनमें से लेट्स से 5 10 कितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो बेसिकली एरे के एलिमेंट्स का मैक्सिमम देगा। तो इसमें मैक्सिमम 5, तो मैं होप करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि ये 5 मेरा आउटपुट में आंसर आए। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा इसको देखो। फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, 2-5 मिनट जब तक आप ट्राई कर रहे हो वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ एक बार खुद से सोचो कि कैसे कर सकते हैं। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ फाइनली। ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, देखो लेट्स से मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट होता, मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 4, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 4 मेरा मैक्सिमम है। एक एलिमेंट है तो वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है। तो लेट्स से मेरा आंसर जो है मैक्सिमम नंबर है वो 4 है। ठीक है, अब अगर दूसरा एलिमेंट आता है, अभी तक मैं अज्यूम कर रहा था कि सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ इस चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ ये 4 ही 4। ठीक है, तब तो आंसर 4 ही हुआ, तो मैंने आंसर बोला कि लेट्स से आंसर है 4। ठीक है, अब फिर आप, क्योंकि अब नेक्स्ट एलिमेंट भी था, आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हो। ठीक है, अभी तक आपने अज्यूम किया था कि आंसर क्या है 4 है। ठीक है, 1 आता है, अब बोलोगे क्या 1 4 से बड़ा है, ध्यान से सुनना, क्या 1 4 से बड़ा है? अगर हाँ, तो आप इसमें वैल्यू अपडेट कर दोगे, आप इसमें वैल्यू अपडेट कर दो। पर ये चीज़ चेक कैसे करोगे? ये चीज़ ऐसे चेक करोगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन आंसर, इसका मतलब जो भी मैं अज्यूम कर रहा था उससे एक बड़ी वैल्यू मेरे पास आ गई है। एरे ऑफ आई जो है वो एक बड़ी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आंसर आई वाज अज्यूमिंग, तो अब मैं उस वैल्यू को बेसिकली आंसर में ओवरराइट कर दूँ। दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी जब ये वैल्यू बड़ी आएगी, जब एरे ऑफ आई बड़ा होगा, वो आंसर में खुद ब खुद अपडेट हो जाए। ध्यान से देखो, एरे ऑफ आई की वैल्यू, एक काम करते हैं, इसको भी ट्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ आई की वैल्यू इनिशियली मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट्स से आंसर था 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 भी छोड़ो, 0 से स्टार्ट करो, तो आंसर लेट्स से 0 था। ठीक है भैया, आंसर 0 हो गया। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ यानी ठीक, क्योंकि हमने 4 के साथ ही डिस्कस किया था, 4 ही है लो उसको। ठीक है, आंसर को मैंने एज्यूम किया 4 है। अब मैं सेकेंड एलिमेंट से इटरेट करना शुरू करूँगा, तो क्योंकि मैंने इसको तो ऑलरेडी कवर कर लिया, आप करोगे भी तो उससे कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, बट अभी के लिए मैं सेकेंड वैल्यू जो कि फर्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ से स्टार्ट कर। तो मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ आई क्या है 1। ठीक है, अब मैं बोलूँगा क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू आंसर से बड़ी है, तो एरे ऑफ आई की वैल्यू आती है यहाँ पे 1 और आंसर में मेरी वैल्यू सेव थी 4। यहाँ पे मैं एरे ऑफ आई लिखते जाऊँ हर बार और यहाँ पे लिखूँगा आंसर की जो अभी तक वैल्यू है। तो यार एरे ऑफ आई तो आंसर से बड़ा नहीं है, तो आप इस इफ़ के अंदर नहीं आओगे, तो ये बेसिकली लाइन में ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है,
तो जो भी आंसर में वैल्यू थी वही रहेगी, वो अपडेट नहीं हो, ठीक है। तो आंसर में वैल्यू रहती है 4। फिर आई इक्वल्स टू 2 पे आओगे और बोलोगे अब एरे ऑफ आई क्या है, अब एरे ऑफ आई है 2। आंसर की वैल्यू अभी भी 4 ही है, और अभी भी एरे ऑफ आई इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं जाऊँगा आई इक्वल्स टू 3 पे, और आई इक्वल्स टू 3 पे यार अब वैल्यू आती है 5। ध्यान से देखना, अब एरे ऑफ आई है 5 और आंसर में जो वैल्यू सेव थी वो थी 4। इज एरे ऑफ आई ग्रेटर देन आंसर? यस इट इज, दिस इज ट्रू। सो सिंस दिस इज ट्रू, आई विल कम इनसाइड द इफ ब्लॉक एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस लाइन से कि आंसर में आप वैल्यू सेव कर दो एरे ऑफ आई था 5, तो आंसर में आपने 5 सेव कर दिया, तो आपने 4 जो भी वैल्यू सेव थी उसको ओवरराइट कर दिया 5, ठीक है। आंसर में 5 सेव। इसके बाद आई की वैल्यू 4 होगी जो कि लास्ट इंडेक्स है, और अब वैल्यू आती है 3। अब क्योंकि 3 ये वैल्यू आई और आंसर में 5 सेव था, सो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, 3 इज़ ग्रेटर देन 5 की कंडीशन फॉल्स होगी, तो आंसर में वही वैल्यू सेव हो, ठीक है। अब लेट्स से मेरा बहुत बड़ा एरे था और कुछ और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी आई, तो अगर कोई बाद में बड़ी वैल्यू आती है तो आंसर अपडेट हो जाएगा, नहीं आती तो वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन की वजह से। तो एट दी एंड जब मेरी ये पूरी लूप ख़त्म हो जाएगी, जो मैं आंसर में वैल्यू सेव्ड होगी वो होगी नथिंग बट 5, जो कि है द मैक्सिमम वैल्यू इन दी एंड, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम कोड करेंगे, बट उससे पहले मिनिमम का लॉजिक देखते हैं। मिनिमम के लिए आप इस कंडीशन में काम करोगे, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसको खुद सोचो कि कब आप मिनिमम वैल्यू, कब जो वो आंसर वेरिएबल आप बनाओगे कब उसको अपडेट करोगे, जब आपकी एरे ऑफ आई, जब आपकी आई एच वैल्यू आपके अज्यूम्ड आंसर से छोटी हो, ठीक है। इस चीज़ को कोड में आप खुद से बदलने का ट्राई करना है, कैसे आप इसको कोड कर सकते हो। अभी के लिए मैं मैक्सिमम इन दी एरे को कोड करने का ट्राई कर, ठीक है। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ वापस, और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, रिलैक्स दी एरे। देखो क्वेश्चंस अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मोटिव सिर्फ ये है कि आपको एरे के फंक्शंस, एरे के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। अभी फोकस ये नहीं है कि मैं आपको कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन दूँ और आप सॉल्व कर पाओ, जो कि हमने इस वीडियो में ही एरे को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अभी के लिए फोकस सिर्फ इतना है कि आपको एरे के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, बट अभी के लिए हम एरे फंडामेंटल्स पर फोकस करें, नॉट ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ एक मीडियम है टू मेक श्योर कि आपको एरे अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मेन लॉजिक फिर यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिक ऐसा है कि फिर से ट्रैवर्स करोगे, ठीक है, फिर से ट्रैवर्स करोगे और बोलोगे कि एक लेट्स आंसर वेरिएबल बनाता हूँ। तो आंसर वैल्यू को मैं अज्यूम कर रहा था कि वो 4 है, ठीक है। आंसर वैल्यू अगर आपको 4 रखनी है तो 4 इज नथिंग बट एरे ऑफ सीट्स, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो पहली वैल्यू 4 है 5 है क्या है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ठीक है, जो भी पहली वैल्यू थी वो मैंने आंसर में वो मैंने अज्यूम कर लिया कि दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर इन दी एरे। अब अगर उससे बड़ी वैल्यू आती है तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा, नहीं आती तो वही वैल्यू रहेगी, फिर उस केस में मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहली वैल्यू ऑलरेडी ले लिया तो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर आप 0 से भी करते हो वो कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इफ कंडीशन में तो कोई अपडेशन नहीं है उससे, ठीक है। तो आंसर को मैंने अज्यूम किया कि पहली वैल्यू मेरा मैक्सिमम नंबर है, बाकी एलिमेंट्स को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ और देख रहा हूँ अगर उससे बड़ी वैल्यू आती है तो मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इफ एरे ऑफ 5 इज ग्रेटर देन आंसर, इट मीन्स दैट आई हैव गॉट अ न्यू वैल्यू और आई हैव रिसीव्ड अ ग्रेटर वैल्यू, एंड सिंस आई हैव रिसीव्ड अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, तो मैं उसको आंसर में सेव कर, आंसर में जो भी वैल्यू सेव थी वो ओवरराइड हो गई किस वैल्यू से, इस बड़ी वैल्यू से, ठीक है। आई होप काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कही होगी। तो मैं प्रिंट करता हूँ मैसेज द मैक्सिमम नंबर इन द एरे इज वट एवर वी गॉट, ठीक है। और यहाँ पे आप बस आंसर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो। तो इसको रन करके देखते हैं ये चल रहा है तो वो प्लीज़ एंटर द 5 वैल्यूज़। तो 5 वैल्यूज़ क्या एंटर करें,
लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 6। पहली देखो जो पहली वैल्यू होगी वो आई 0 पे जाएगी क्योंकि वो लूप वैसे चल रही है, ठीक है। अगर आप लूप ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला रहे होते हैं तो ये सिंपल है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप स्टार्टिंग से लूप चला रहे हो तो आई इक्वल्स टू 0 से आपने स्टार्ट किया, पहली वैल्यू 0 पे सेव की, फिर 1 हुआ तो 1 की वैल्यू सेकेंड पोजीशन या फर्स्ट इंडेक्स पे सेव करते हो, ठीक है। और 5 वैल्यू लिख रहा हूँ 6, उसके बाद लिखता हूँ लेट्स से 5 8, ठीक है 1 लाइक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9। चेक करते हैं है कि नहीं, यस द मैक्सिमम इन द एरे इज 9। तो ये था मैक्सिमम इन द एरे का लॉजिक। आप मिनिमम इन द एरे को प्लीज़ खुद से ट्राई करना, आपको बेसिकली कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या एग्जैक्टली वो कंडीशन होगी उसके लिए आप खुद से सोचना, हिंट मैंने ऑलरेडी दे दी थी एक्सप्लेनेशन में कि कैसे आप एक मिनिमम नंबर एरे में निकाल सकते हो, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं मिन मैक्स के, बट अभी के लिए मैं फोकस कर रहा था प्योर फंडामेंटल्स, प्योर बेसिक्स में, तो इसलिए मैंने 2 बेसिक क्वेश्चंस अरेंज किए। और आई होप इसी के साथ आपको एरेज का एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि एरेज होते क्या है, कहाँ पे हम उन्हें यूज़ करेंगे, क्यों हम उन्हें यूज़ करेंगे इंपॉर्टेंटली, और उसके अलावा कैसे वो काम करते हैं, कैसे हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं, और 2 छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से मेक श्योर करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे से वो चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो क्योंकि हम यही चीज़ हर टॉपिक में देखेंगे कि हम कुछ टॉपिक हम, क्योंकि देखो नया टॉपिक आपने थ्योरी पढ़ ली, आप चेक कैसे करोगे कि आपको समझ आ गई, या और अच्छे से कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बाय ट्राइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस मैंने ऐसे अरेंज किया, आने वाली वीडियोस में और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे, बट इस वीडियो के लिए आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आपसे मिले हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।